नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनोशन में। तो ये मेरा चैनल का नाम है। तो आप सभी सबसे पहले वीडियो शुरू करा है मैंने, तो देखने से पहले आप सभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, उसके बाद मैं चैप्टर 3 करवाने वाला हूँ। आज क्लास 12 का चैप्टर 3 है, जिसका नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, जिसमें आरंभिक समाज की बात है, लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। अब आप सोच रहे होंगे ईसा पूर्व और ईस्वी, तो आज जो है ये 2020 चल रहा है, तो 2020 जो है ये ईस्वी है, तो 600 ईस्वी इसी का। और ये जब 600 से एक से शुरू हुआ 600 तक, उससे पिछला जो है वो 600 ईसा पूर्व बोला जाता है। तो ये कम एक लगभग 1200 ईसा की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें देखिए चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने वाला हूँ, तो चैप्टर को अच्छे से ध्यान से देखिए। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दो, आज के टाइम में आप सभी जाति धर्म के बारे में बात करते हैं, गोत्र के बारे में बात करते हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे पूछते हैं आप सभी अपने आपस में, दोस्तों से, किसी से भी पूछते हैं कि भाई तेरी जाति क्या है, तेरा गोत्र क्या है, या बहन तेरी जाति क्या है, गोत्र क्या है। और साथ ही साथ जब किसी स्त्री की शादी होती है, तो उसके बाद उसके पिता का गोत्र रहता है या उसके पति का, इस बारे में भी इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि अच्छे से चैप्टर में बने रहिए, एंड तक वीडियो को देखिए, जिससे ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। और ये चैप्टर जो है, यहाँ पे मैं आपको ये एनसीईआरटी की बुक का वो है, और साथ ही साथ मैं आपको लिखना क्या है इसके नोट्स प्रोवाइड करते जाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहीं से। जैसा कि आपको दिखा रखा है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था 600 ईसा से 600 ईस्वी तक के मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए। इस बारे में हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आर्थिक और राजनीतिक का मतलब क्या है, जैसे रहन सहन, लोगों ने कैसे वो किसकी सत्ता थी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया था आपको, महापद्मानंद के बारे में बताया था, चाणक्य के बारे में बताया था, चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। इन सब चीजों की बात आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया है। और अब इस वीडियो में हम वहां पर समाज कैसा था, वहां पे लोग कैसे रहते थे। हमने पिछले वीडियो में वहां के राजनीतिक जीवन की बात की थी, अब हम वहां पर आरंभिक समाज की बात करेंगे। वहां के लोग कैसे थे, बंधुत्व जीवन जीते थे, जाति कैसी थी, वर्ग क्लास जो होता है, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, और फिर मध्य वर्ग, वो मतलब किस प्रकार से वो जीवन यापन करते थे, उस बारे में बात करेंगे। तो आप सभी को इसको रीड करना है। जैसे कि देख सकते हैं, उदाहरण है, वन क्षेत्रों में कृषि का विस्तार हुआ। वन क्षेत्र जहाँ पे थे, वहां पे लोग कृषि करना स्टार्ट कर दिए, जिससे वहां रहने वाले लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन हुआ। मतलब वहां पर जो लोग रहते थे, उनकी जीवन शैली, अब देखते हैं गांव में जो लोग रहते हैं और जो शहर में रहते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार से रहते हैं, तो उनकी जीवन शैली अलग होती है। इसी प्रकार से उस टाइम भी जो वन के क्षेत्र में रहते थे, उन्होंने वहां पर क्या किया, कृषि का विस्तार किया। अब देखिए शिल्प विशेषज्ञ, अब देखिए वहां पे क्या था, जैसे राजा, अलग अलग राजा चेंज होने लगे, साथ ही साथ कलाकार जानते हैं, शिल्प विशेषज्ञ जिनको बोला जाता है। जैसे कि ये आकृति देख सकते हैं, ये आकृति किसी इंसान ने बनाया है, किसी शिल्प विशेषज्ञ ने बनाया है, हर कोई इस आकृति को नहीं बना सकता था। तो इसी प्रकार से वहां पर क्या था, संपत्ति थी। जैसे कोई राजा है तो उसके पास बहुत संपत्ति है, कोई गरीब वर्ग का इंसान है तो उसके पास बहुत ही कम संपत्ति होती थी, किसी किसी के पास तो संपत्ति होती ही नहीं थी। तो इसने क्या किया, समाज में एक विषमता, विषमता मतलब होता है डिफरेंशिएशन किया। अलग अलग लोग, मतलब जैसे कोई बहुत ज्यादा अमीर, कोई बहुत ज्यादा गरीब, आज के टाइम में भी ऐसे लोग देखने को मिलते हैं, ऐसा समाज अभी भी है। तो इतिहासकार जो थे, इन सब प्रक्रियाओं को समझने के लिए साहित्यिक परंपराओं का उपयोग करते हैं। अब ये साहित्यिक परंपराएं क्या होती है, आप सभी जानते हैं कि साहित्य लिखे जाते थे, जो भी साहित्यकार होते हैं वो साहित्य लिखते हैं। साहित्य में बेसिकली वहां के लोगों का जो होता है रहन सहन, कैसे कार्य करते हैं, किस चीज पर निर्भर करते हैं, उन सब चीजों के बारे में होता है। साथ ही साथ अन्य ग्रंथ समाज का चित्रण करते थे। अन्य ग्रंथ जैसे कि आपने पढ़ा होगा, हमारे वो 4 ग्रंथ हैं, यजुर्वेद, वेद है बेसिकली 4 जो है, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। इन सब में भी क्या है,
वहां के लोगों की जीवन शैली के बारे में बताया गया है। तो इन ग्रंथों से भी, साथ ही साथ जैसे महाभारत के बारे में सुना है आपने, महाभारत भी एक पुस्तक है, ग्रंथ है, और वो इतिहास को दर्शाता है और उसमें बहुत सारी जीवन शैली दर्ज है। तो वहां से पढ़ के हमें पता चलता है कि कैसे कैसे लोग रहते हैं, कैसे कैसे रिवाज मौजूद हैं। अभिलेख पे लिखे हुए चीजों से पता चलता है कि वहां के कैसे लोग रहते थे। जैसे कि अशोक सम्राट का नाम सुना होगा आपने, टीवी में वो आते हैं, सीरियल्स वगैरह भी आते हैं, तो वहां पे भी आपने पढ़ा होगा। तो अशोक सम्राट भी क्या था, उसने बहुत सारे शिलालेख पे अपने बारे में लिखवाया। और बुद्ध धर्म जो था, बौद्ध का धम्मा, मतलब कैसे लोगों को धर्म का पालन करना चाहिए, कैसे लोगों को जीवन यापन करना चाहिए, उन सभी चीजों के बारे में भी हमें मिलता है। तो आपको ये सब पढ़ा दिया मैंने। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगा जिसको आपको इसके बारे में लिखना है। तो आप सभी को इसको पढ़ लेना है। ये चित्र देख सकते हैं, ये महाभारत का एक दृश्य है, मृगमयी बोला जाता है, मूर्ति कला हो। और ये मूर्ति कला कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में विकसित है। ठीक है, तो ये मूर्ति कला मृगमयी है, महाभारत का एक दृश्य को इसने दिखाया हुआ है। ओके, तो अब आपको इसमें से पढ़ना है, रीड करना है। आपके पास पुस्तक होगी, उसमें से रीड कीजिए और मैं आपको पॉइंट्स लिखवाता हूँ। तो नोटबुक निकालिए जल्दी से, और उसमें ये फर्स्ट पैराग्राफ जो है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स आपको लिखना है। अब चलिए पॉइंट्स लिखिए। इसका हमारा तीसरा चैप्टर है, ऐसे डाल लीजिए, विषय 3 और बंधुत्व जाति तथा वर्ग चैप्टर का नाम है। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है आपको, 600 बीसी मतलब 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की अवधि के दौरान भारत के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में कई परिवर्तन। ये पॉइंट समझा चुका हूं। अब अगला पॉइंट जो है, इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। इसका मतलब क्या है, जब इस अवधि के दौरान परिवर्तन हुए, जैसे जाति प्रथा आई, वो आज के दौर में भी प्रचलित है। जितनी भी चीजें थी उस टाइम, वो सारी चीजें समकालीन समाज पर, उस टाइम के समाज पर तो डाला ही प्रभाव, साथ ही साथ हमारे आज के टाइम पर भी उसका असर है। और अगला पॉइंट है, कृषि के विस्तार के साथ एक नया परिवर्तन होने लगा। पहले लोग जो थे वो जंगलों में रहते थे और जंगल पे निर्भर करते थे। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कृषि करना सीख लिया, तो कृषि पर आधारित खेती करने लगे। ठीक है, तो इसकी वजह से वहां पर नए नए परिवर्तन होने लगे। लोग एक जगह रहकर कृषि करने लगे, लोग समाज में रहने लगे, तो ये सारे परिवर्तन वहां से हुआ। इस अवधि के दौरान विभिन्न शिल्प जानते हैं, आपको मैंने अभी बताया था, वो शिल्प कला जो होता है, दिखाता हूं मैं आपको एक बार, उससे ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो शिल्प कला है, देख सकते हैं आप, शिल्प कला। और आपको एक बात बता दूं, अभी राम मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, सुना है सभी ने? ठीक, राम मंदिर में भी जो मूर्तियां लगाई जा रही हैं, उसमें क्या है, भारतीय शिल्प की छवि दिखेगी। उसमें शिल्प कला द्वारा बनाए गए बहुत सारी तस्वीरें लगाई जाएंगी। ठीक है, ये देख सकते हैं, ये सारे शिल्प कला है। आप देख सकते हैं, इस अवधि के दौरान विभिन्न शिल्प और विशिष्ट सामाजिक समूहों का उद्भव भी देखा गया। ये पॉइंट लिख लीजिए। धन के असमान वितरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक विषमताएं बढ़ गई। जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा गरीब लोग हो गए, बहुत ज्यादा अमीर लोग हो गए, इस प्रकार से। और इतिहासकारों ने कई कारणों से पाठ्य परंपरा का उपयोग किया। तो पाठ्य परंपरा जो मतलब लिखे हुए चीजें मिली, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि वहां पे समाज ऐसा हुआ करता था, वहां पर सामाजिक विषमताएं थी, कोई बहुत ज्यादा धनी था, कोई गरीब था। तो ये सारे पॉइंट्स। चलिए अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब इसका पहला पॉइंट, इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम पहले पॉइंट से, जो कि है महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। ठीक है, तो एक देखिए, ये जो समालोचनात्मक संस्करण है, महाभारत तो बहुत पहले लिखा गया, लेकिन उसको हमारे पढ़ने योग्य कब बनाया गया, 1919 ईस्वी में। संस्कृत के विद्वान हुआ करते थे वी.एस. सुकथांकर, इनके नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का
समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का जिम्मा उठाए, जिससे हम सभी जुड़ सके, हम सभी को समझ में आ सके, पढ़ने में आसानी हो। उस प्रकार की चीजों को बनाने के लिए उन्होंने एक परियोजना बनाई और उन्होंने स्टार्ट किया ये कार्य। तो ये आप सभी को रीड करना है पूरा, जिसमें आपको पांडुलिपियों के बारे में पता चलेगा, कितने पृष्ठों में फैला, अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया, मतलब उनका प्रकाशन जो था 13,000 पृष्ठ में, पृष्ठ जो होते हैं पेज पन्नों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में समानता दे। पांडुलिपि क्या होता है? पांडुलिपि जो था मतलब बेसिकली पुराने टाइम में जो लिखे गए चीजें थी उनको देखना था, तो पांडुलिपियों से पता चलता था। आपको दिखाता हूँ एक बार, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, अब ये देख सकते हैं क्या पांडुलिपियां इस प्रकार से लिखी जाती थी। तो ये जो था अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार से पांडुलिपियों का संग्रह किया गया और फिर इसको किस में किया गया? ट्रांसफर किया गया, चेंज किया गया, ट्रांसलेट किया गया और इसको 13,000 पृष्ठों में से आधे से भी अधिक इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं। तो इससे पता चलता है कि कैसे किस प्रकार से हमारा जो इतिहास था, महाभारत था, उसके बारे में पूरी जानकारी बताया गया है। चलिए अब इस पॉइंट को डाल के हम मेन पॉइंट्स लिखेंगे, जल्दी से लिख लीजिए। तो आप सभी को अब महाभारत का लिखना है। महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है, आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं, जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। क्या आता है? स्मृति के इतिहास। ये इतिहास भी है और स्मृति भी है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है, महाभारत को सिर्फ कभी कभी भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक तथा दार्शनिक ग्रंथ है। तो महाभारत जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसे पढ़ना चाहिए सभी को एक बार। और विश्व का सबसे लंबा यह साहित्यिक ग्रंथ तथा महाकाव्य है। हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। 4 वेद आपको बताया मैंने अभी पिछले थोड़ी देर पहले ही, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और इसको क्या माना जाता है? पंचम वेद माना जाता है। ओके, इतिहासकारों का मानना है कि यह वेद व्यास द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया है महाभारत? वेद व्यास द्वारा। लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि यह कई लेखकों की रचना है। कई मानते हैं कि यह अलग अलग रचना थी और इसको समायोजित करके एक रचना में बनाया गया। इसमें केवल 8800 श्लोक थे, बाद में छंदों की संख्या बढ़ाकर 1,00,000 हो गई। सोच सकते हैं 8800 श्लोक है और छंद की संख्या बढ़ाकर लगभग 1,00,000 कर दी गई है, हो गई है उसमें। और 1919 में जो महत्वपूर्ण काम हुआ उसका बताया अभी मैंने आपको। बीएस सूथंकर के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, जिन्होंने महाभारत के एक महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार करने के लिए समर्थन दिया, तो इनके द्वारा ही तैयार किया गया था महाभारत का प्रसिद्ध संस्कृत संस्करण। ठीक है, अब महाभारत की विशिष्टता क्या थी उसके बारे में बात करेंगे। आपको बुक रीड करना है, मैं रीड नहीं करवा रहा हूँ, मेन पॉइंट्स लिखवा रहा हूँ जो आपके काम का है, चैप्टर में काम का है, एग्जाम में काम के आएंगे। ठीक है, चलिए महाभारत की विशिष्टता के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखना है कि ग्रंथ की जांच कैसे की गई। पहले तो जांच किया गया कि ये प्राकृत भाषा में है, पाली या संस्कृत भाषा में लिखा है, और साथ ही साथ वे उन लेखकों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने पाठ को आकार दिया। ओके, तो ये हो गया। फिर महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों की तुलना में कहीं अधिक सरल है। ठीक है, महाभारत में जो संस्कृत यूज किया गया है वो वेदों की तुलना में बहुत ज्यादा सरल है। इतिहासकार पाठ की विषय वस्तु को 2 व्यापक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। एक है कथा युक्त कथाएं और दूसरा है उपदेश युक्त युक्तियां और सामाजिक मानदंड। ठीक है, जो ये उपदेश युक्त युक्तियां हैं वो सामाजिक मानदंड है। महाभारत को कई चरणों में लिखा गया है। महाभारत में जानते हैं आप इतना बड़ा ग्रंथ है तो उसको कई चरणों में लिखा गया है। चरण क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। पहले कुछ दिनों के लिए लिखा गया, फिर कुछ दिनों बाद एक दूसरा चरण स्टार्ट हुआ, इसी प्रकार से वो लिखा गया। यह किसी एक लेखक का काम नहीं है,
लेकिन माना जाता है कि वेद व्यास ने इसकी रचना की है, लेकिन यह एक लेखक का काम नहीं। पारंपरिक रूप से वेद व्यास का नाम एक ऋषि को जिम्मेदार ठहराया है। ठीक है। महाभारत में लड़ाई, जंगलों, महलों और बस्तियों का विशद वर्णन है, मतलब बहुत उचित रूप से वर्णन किया गया है कि जंगलों का कैसे उपयोग किया गया, लड़ाई कैसे की गई, महल कैसे थे, बस्तियां कैसे बसी हुई थी, और साथ ही साथ महाभारत के सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरण में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह का वर्णन है। तो एक द्रौपदी जो थी वो 5 पुरुषों से उनका विवाह हुआ था। 5 भाई 5 पांडव थे। आप सभी को नाम पता है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, आप लिख के बताइएगा मुझे। यह सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के बीच बहुपतित एक महिला से के कई पति होने का अभ्यास का सुझाव देता है। ठीक है। पॉलीगैमी और पॉलीआर्की सुना होगा आप सभी ने, उसके बारे में ही इस चीज की वर्णन है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बहुपतित्व मतलब बहुत सारे पतियों का होना ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से अवांछनीय है, मतलब ठीक नहीं है, लेकिन युद्ध के समय में महिलाओं की कमी के कारण यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलित था। तो हिमालय क्षेत्र जो था वहां पे महिलाओं की कमी के कारण यह प्रचलित था। ओके, अब उसके बाद बात करेंगे हम महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। तो 1919 में, जैसा कि बताया मैंने आपको, क्या नाम था, वीएस सुक्तांकर के नेतृत्व में एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत हुई। इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत नामक महान महाकाव्य की विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करके एक किताब का रूप देना। ठीक है। और बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। तो कैसे निकाला? वो पांडुलिपियों की भाषा का वो करते थे और उस भाषा को देखते थे कि कहाँ कहाँ वो फैला हुआ है। इन सब का प्रकाशन लगभग 13,000 पन्नों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में हुआ। इस परियोजना को पूरा करने में 47 साल 47 ईयर्स लग गए। 1919 से लेके 47 साल और जोड़ लीजिए तो इतने साल में यह संस्करण तैयार किया गया। अब है बंधुता एवं विवाह। अब वहां के समाज के बारे में हम बात करेंगे, उस टाइम में कैसे समाज प्रचलित था उसकी पूरी डिटेल बताएंगे। परिवार का बात करेंगे जब इसमें हम, तो परिवार में क्या था, एक ही परिवार के लोग भोजन मिल बांट के करते हैं। परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग मिल बांट कर करते थे। परिवार के लोग एक साथ रहते थे। परिवार के लोग एक साथ पूजा पाठ करते थे। कुछ समाजों में चचेरे और मौसेरे भाई बहनों में भी खून का रिश्ता माना जाता था। अब है पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श क्या थे, देश में पहले से मौजूद थी। पितृवंशिकता मतलब होता है कि जो पुरुष प्रधान माना जाता है उसकी वो चलना। तो महाभारत कुछ इसी तरह की कहानी है। यह भाइयों के 2 दलों, कौरव और दूसरा पांडव के बीच जमीन लेकर और सत्ता को लेकर एक हुए युद्ध की एक कहानी है, जिसमें पांडवों की जीत हुई थी। जीत होने के बाद उत्तराधिकारी को पितृवंशीय घोषित किया गया। अब ये पितृवंशिकता क्या था उसको बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं आपको। पितृवंशिकता में पिता के मृत्यु के बाद पिता की सारी संपत्ति और जमीन जो है एवं जायदाद जो भी होता है सब किसका हो जाता है, बेटे के नाम हो जाता है। और अगर बात की जाए राजाओं की, तो राजा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन उसके पुत्र को, वो भी बड़े पुत्र को, ज्येष्ठ बोला जाता है, को सौंप दिया जाता था, तथा कभी पुत्र ना होने पर संबंधी के भाई को उत्तराधिकारी बना दिया जाता था। और विवाह के क्या नियम थे? अंत विवाह पद्धति। अंत विवाह पद्धति का अर्थ होता था गोत्र के अंदर कुल जाति में विवाह, और भी बताएंगे इसके बारे में डिटेल में आगे। और है बहिर्विवाह पद्धति। बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र के बाहर के जाति में विवाह। तो ये विवाह के नियम थे कुछ। पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता तथा कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था। आज के टाइम में भी ये प्रचलन है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, कहीं आप सोच रहे हो खत्म हो गया है, आज भी यही चल रहा है।
नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक नियम बदलने लगे, क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते थे, विचारों का आदान प्रदान होने लगा। इसलिए प्रारंभिक विश्वों एवं व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह लगे। इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार की। इसका पालन सभी को करना था। आचार संहिता में क्या था, जो नियम बना दिए गए कि इसका विवाह इस कुल जाति या फिर इस मतलब गोत्र से नहीं होगा, इस गोत्र से ही करना है, एक गोत्र में शादी नहीं होगी, तो वो सारे आचार संहिता बना दिया गया। ठीक है, और उसका पालन करना था। ये किसने बनाया? ब्राह्मणों ने। ओके, 500 ईसा पूर्व से इन मानदंडों का संकलन धर्मसूत्र धर्मशास्त्र ग्रंथों में हुआ। इससे सबसे अहम जो था, मनुस्मृति एक पुस्तक है जिसको मतलब ये दंड स्मृति मतलब ये एक प्रकार का कानून की बुक थी मनुस्मृति, जिसके आधार पर सभी को दंड दिया जाता था जो भी गलती करता था। ओके, धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए, जिसमें प्रथम 4 प्रकार के उत्तम थे और 4 प्रकार के उत्तम नहीं थे। फिर अब आगे बात करते हैं, स्त्री का गोत्र निर्धारण कैसे होता था। हाँ जी, तो स्त्री का गोत्र जो था 100 मतलब 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आई, मतलब आज से 3000 साल पहले। इसका मुख्य उद्देश्य जो था, गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था। मतलब गोत्र के आधार पर, जैसे ये ब्राह्मण इसके हैं, इस वंशज के हैं, इस वंशज के, इसलिए इसका क्या किया गया, गोत्रों का आधार वर्णन किया गया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। जैसे आपने सुना होगा भारद्वाज, पारस, ये सारे जो थे ये ऋषि मुनि थे, जिनके आधार पर ये अलग अलग वर्णन किया गया, अलग अलग गोत्र निर्धारित किए गए। उस गोत्र के सदस्यों को ऋषि का वंशज माना जाता था। फिर गोत्र का नियम क्या था? गोत्र का पहला नियम यह था कि शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ठीक है, और गोत्र का दूसरा नियम था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते थे। था नहीं, आज भी है ये नियम, आज भी प्रचलन में है। और ये कुछ सोच समझ के ही किया गया था, जिससे समाज में जो था वो संतुलन बना रहे, असंतुलन का माहौल ना हो, इसलिए ये प्रचलन लाया गया और आज भी ये प्रचलित है और लोग मानते हैं, बहुत अच्छे से मानते हैं। तो सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वहां की स्त्री को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखते थे। सातवाहन राजाएं जो थी, राजा में वहां जो स्त्रियां हुआ करती थी, वो अपने पिता का ही गोत्र रखते थे। तो सातवाहन बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। ठीक है, इसके बाद बहुपत्नी प्रथा मतलब बहुत सारी पत्नियां, बहुपति प्रथा बहुत सारे पति वाले प्रथा कैसे हुआ विकसित, कैसे कैसे क्या क्या उदाहरण थे, इन सब का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इनको नोट कर लीजिए अच्छे से और याद भी कीजिए। और अब तक भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। चलिए, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।